दिसंबर 12-15 की शुरुआत होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगी और इसी के साथ वासेपुर के लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि इस गांव में पूरे वर्ष ठंड पड़ती थी, लेकिन इन 3 महीनों में सबसे भयंकर ठंड होती थी। लालू भैया जल्दी जल्दी चलो, वापस भी आना है। शाम का हाल तो जानते ही हो। हाँ जानता हूँ, यह 3 महीने वासेपुर के लिए नरक के समान हो जाते हैं। वासेपुर के लोग केवल ठंड से ही परेशान नहीं थे, बल्कि उनकी दूसरी समस्या गांव में रहने वाला तिवारी जैसे लोग से है। ठंड हर रोज होती थी, वैसे ही तिवारी से झगड़े भी हर रोज होते थे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग ठंड से बहुत परेशान हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे गोदाम में जितनी लकड़ियाँ हैं वो सभी गांव वालों में बांट दूंगा। मुखिया जी, आपका यह फैसला बहुत सही है, इससे गांव वालों को बहुत मदद मिलेगी। आप हमेशा गांव वालों की परवाह करते हैं। क्या सोच रहे हो तिवारी, इस भयंकर ठंड में गांव वालों की मदद करो। तुम्हारे पास तो कई सालों की लकड़ियां रखी हुई हैं। देखिए मुखिया जी, यह गांव वाले ठंड में चाहे जैसे रहे, लेकिन मैं अपनी लकड़ियां बिल्कुल नहीं दूंगा। और फिर यह ठंड तो हर साल आए, मैं कहाँ तक इनकी मदद करूंगा। जब गांव वाले कभी मेरी मदद नहीं करते तो भला मैं उनकी मदद क्यों कर। मुखिया जितने नम्र और दयालु प्रवृत्ति के थे, तिवारी उतना ही कठोर, झगड़ालू और दुष्ट है। एक दिन अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसे डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी। तिवारी इधर उधर देखता, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। अरे, ये मेरे मन का डर है। तिवारी फिर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर से उसे वही डरावनी हंसी की आवाज आती है। तिवारी बहुत डर जाता है। तभी तिवारी की नजर मुखिया जी पर पड़ती है। अरे इतनी ठंड, बाहर अकेले बैठे, क्या बात है? कुछ नहीं मुखिया जी, कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। आपने सुना किया नहीं? मैंने कुछ नहीं सुना। तुम अकेले बैठे हो इसलिए तुम्हें ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। अच्छा, मैं चलता, अपना ख्याल रखना। ठीक है तिवारी। हाँ हाँ मुखिया जी। चुड़ैल घूम रही है, उसका कोई तो मकसद होगा, या वो लोगों को कुछ बताना चाहती हो। वो लोगों को कुछ भी बताना चाहती हो, लेकिन वो लोगों की जान भी ले रही है, और यह बिल्कुल सही नहीं है। अपने बेटों को संभाल कर रखना। मैं तो अपने बेटे को कह कह कर थक गई हूँ। रात के समय उस पेड़ के मत जाना, लेकिन आजकल के बच्चे भूत प्रेत जैसी चीजों को मानते ही कहाँ है। यह तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक हमारा समय था जब हमारे माँ बाप एक बार कह देते कि यहाँ नहीं जाना है तो हम हिलते नहीं थे, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ है। गांव के लोग उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल के दहशत से डरे हुए थे, और वह अपने बच्चों को लेकर जाने से मना किया करते। अधिकतर बच्चे तो अपने माता पिता की बात मान लेते, लेकिन कुछ बच्चों को यह सब बकवास लगता था। इन्हीं में से अजय और नीलेश जो देर रात बाहर जाकर उस चुड़ैल को देखने का फैसला करते हैं। श्यामलाल काका ने कहा है कि उस पेड़ के पास नहीं जाना है, और तू कह रहा है उस पेड़ के पास चले। अगर तुझे मेरे साथ आना है तो तू आ सकता है, वरना मैं कमलेश को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अरे, मैंने कब मना किया कि मैं नहीं आ रहा? मैं तो बता रहा हूँ कि काका, अगर हमें पेड़ के पास जाते देख लेंगे तो वो फिर हमें सुनाएंगे। वो मेरा बा श्यामलाल है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। तू चिंता ना कर, मैं बाकी की चीज संभाल लूंगा। अभी अभी पेड़ के पास चलते हैं, शाम हो चुकी है। हमें उस चुड़ैल को भी तो देखना है। क्या पता उस चुड़ैल के नाम से लूटपाट होती हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी लूटपाट हो जाए। इतना कहने के बाद नीलेश और अजय दोनों ही पेड़ की तरफ निकल जाते हैं। शाम हो चुकी थी, रात का अंधेरा छा रहा था। दोनों उगते हैं, इतना मजा आ रहा है। वैसे यहाँ आसपास तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। हमने कई राउंड लगा लिए हैं, लेकिन कोई दिख भी नहीं रहा। मैंने कहा था ना, यह भूत प्रेत कुछ नहीं होते। किसी ने झूठी कहानी ला दी, गांव वाले भी इस कहानी को मानकर बैठ गए हैं। हो सकता है किसी की किसी से दुश्मनी हो और वो हाईवे पर मार का चले जाते हो और नाम आ जाता है चुड़ैल का। इतना कहकर अजय और नीलेश घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रात के करीब 11 बज चुके थे। जंगल एकदम सुनसान था, लेकिन उस औरत को बचाने के चक्कर में अजय और नीलेश खाई में गिर जाते हैं।
और दोनों बुरी तरह गिर जाते हैं, जिसके बाद उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। अब पता चला इस हाईवे पर किसका राज है। अब अगली सुबह गंभीर होकर कहा, बेटा, वह लड़की इंसान नहीं लगती, वह आत्मा हो सकती है। यह घर भी वीरान था और यहाँ कई पुराने रहस्य छिपे हो सकते हैं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अगले दिन सुंदर ने गांव के बुजुर्ग हरिकृष्ण काका से इस बारे में बात की। काका, कल रात हमने किसी के रोने की आवाज सुनी, क्या आपने कुछ सुना? हरिकृष्ण काका हंसते हुए बोले, बेटा, यह तुम्हारा वहम है। जंगलों के बीच रहते रहते दिमाग ऐसी आवाजें गढ़ लेता है। कोई जानवर रहा हो। अब मेरी बारी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन फिर से चुड़ैल के रूप में आधी रात को उसी जगह घूमती है जहां उसकी मौत हो जाती है। का चुड़ैल वाला भयानक चेहरा होता है। वह यहाँ वहां भटक रही होती है। उसके बाद वहां जो भी आता उसकी आत्मा को उसमें कैद कर लेती। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबने मेरे साथ बुरा किया। ये बंगला सही नहीं है। मैंने अपने कानों से उस औरत की आवाज सुनी है। चुप करो यार भाई, मैं भी वही था, तुम भी वही थे, तो उस औरत की आवाज सिर्फ तुम्हें क्यों सुनाई दी? मेरे कानों में क्या हड़ताल हो गई थी? हाँ, शट। अब सुंदर, हाँ भाई, इतना मत घबराओ। लेकिन सुंदर भाई, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें महसूस होगा। तुम बार बार उसी बारे में सोचोगे तो तुम्हें वही सब नजर आएगा, वही महसूस होगा। अब चुपचाप सो जा, वरना ठंड में जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी बंगले कि त्योहारों को शांति पसंद है, हल्ला नहीं, अभी सो जाते हैं। लेकिन सुंदर को रात में नींद ही नहीं आती। वह हर वक्त बस उस आवाज के बारे में ही सोचता है। तभी उससे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलते हुए दिखाई देता है। यह क्या? यह दरवाजा अचानक से कैसे खुल रहा है? यह सब क्या हो रहा है? दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सुंदर उठकर हिम्मत जुटा खुद दरवाजे के पास जाता है। तभी वह एक काले साई को फौरन सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखता है। यह देख सुंदर की सांसें त्यों से वहां कांपने लगता है। कौन था? और यह क्या? यह पेपर, इस पर तो खून की स्याही से लिखा है, मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। तभी सुंदर बहुत ज्यादा डर जाता है और वह तुरंत अपने भाई को उठाकर उन्हें सब कुछ दिखाता है, साथ ही वह पेपर भी दिखाता है। मेरा यकीन कर भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं भला? मैंने सच में किसी सफेद साड़ी में सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाते हुए देखा है। वो गाना गा रही थी। लेकिन विजय सुंदर की बात पर यकीन नहीं करता और सुंदर उस चुड़ैल के पीछे पीछे चला जाता है और उसी भूतिया हवेली में गिर जाता है। अगले गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहां डरावनी आवाज आती है।